Good evening, student. Today we are just going to discuss the resolution of vector. रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर को समझाने से पहले मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं जिससे आपको इसका ओवरव्यू समझ में आ जाएगा। अदरवाइज देखो इंग्लिश की लैंग्वेज है और वेरी फर्स्ट टाइम आप फिजिक्स को डील कर रहे हैं तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है समझना। क्लियर? तो मैं थोड़ा सा इस चीज को समझाऊंगा आपको कि क्या है। पहले एग्जाम्पल ले रहा हूँ, थोड़ा सा एग्जाम्पल को नॉर्मल समझिएगा आप इसको, मतलब मैथ का एग्जाम्पल ले रहा हूँ थोड़ा सा दिमाग में डालने के लिए। मान लीजिए आपके पास 10 रुपीज है। कितने रुपीज है? 10 रुपीज है। 10 रुपीज से आप मार्केट में गए और आपने एक बिस्किट ले लिया। क्या ले लिया? बिस्किट ले लिया। क्लियर? बिस्किट ले लिया आपने, किसी भी कंपनी का एक बिस्किट, मान लीजिए पार्ले का ही है। पार्ले से भी को अच्छा लगता है ना, सस्ता भी है, पार्ले जी। क्लियर? अब मान लीजिए एक बच्चा था जिसके पास 5 रुपए के 2 सिक्के थे। 5 रुपए के 2 सिक्के उसकी पॉकेट में थे, एक लेफ्ट पॉकेट एक राइट पॉकेट। उसने देखा चलो ठीक है मैं भी लेना चाहूंगा, उसको भी थोड़ा लालच आया, उसने भी 5 रुपए के 2 सिक्के लिए और वो भी किस पे चला गया? शॉप पे चला गया। इसने भी क्या ले लिया? सेम बिस्किट ले लिया। क्या ले लिया? सेम पार्ले जी ले लिया। इसने भी कोई डिफरेंस तो नहीं है, पार्ले जी 10 रुपीज का था। अब क्या किया? दूसरा एग्जाम्पल लेता हूं। एक बच्चे के पास क्या था? तीसरा बच्चा था। तीसरे बच्चे के पास एक तो 5 रुपए का सिक्का था और यहाँ पर 3 और 2 का सिक्का था। 3 का तो है नहीं, सॉरी, हम ये मान लेते हैं कि 2 और 2 1 का सिक्का था। ऐसा हो सकता है, ठीक। तो इसने क्या किया? इसने भी क्या किया? पार्ले जी बिस्किट इसने भी खरीद लिया। ठीक है, बिस्किट कौन सा लिया? सेम बिस्किट लिया। इसका मतलब ध्यान से गौर फरमाइएगा, इसका मतलब क्या हुआ कि जो काम एक 10 रुपए का नोट कर रहा था, जो काम एक 10 रुपए का नोट कर रहा था, वही काम 5-5 के 2 सिक्कों ने भी किया। वही काम एक 5 का सिक्का, एक 2 का सिक्का, फिर 2 का सिक्का और फिर 1 का सिक्का, इसने भी वही काम किया जो कि ये अकेला कर रहा था। इसका मतलब 10 रुपए को हमने क्या कर दिया? 2 हिस्सों में भी डिवाइड कर दिया। या ये कहेंगे कि 10 रुपए को हम 2 या 2 से ज्यादा हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। जो काम 10 रुपए का नोट कर रहा था वो टोटल ये मिला के भी कर सकते हैं। क्लियर होगी? क्लियर होगी बात? तो इसको समझते हैं थोड़ा सा, इसको फिजिक्स में लेके आते हैं। फिजिक्स में थोड़ा डिफरेंट हो जाएगी लैंग्वेज, क्योंकि ये सिर्फ समझाने का एक छोटा सा मेथड मैंने लिया था जो आपको समझ में आ जाए। हमने लिखा इट इज द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग, तोड़ना, ऑफ अ सिंगल वेक्टर। सिंगल वेक्टर क्या चीज है आपका? सिंगल वेक्टर है आपका 10 रुपए। ये क्या है आपका? 10 रुपए। क्लियर? इनटू 2 और मोर वेक्टर्स। ये 2 वेक्टर्स थे और ये मोर वेक्टर्स थे इन डिफरेंट डायरेक्शन। उनको डिफरेंट डायरेक्शन में, विच टुगेदर, जिनको जोड़ के, जैसे 5 और 5 जोड़ दिया हमने तो 10 रुपीज ही बनते हैं। 1 + 2 + 2 + 5 किया तब भी कितने बनते हैं? 10। विच प्रोड्यूस द सेम इफेक्ट एज इज प्रोड्यूस बाय द सिंगल वेक्टर। जो इस काम इसने किया, इन सबको कंबाइन करने के बाद भी वो काम होगा ही होगा। जो ये वेक्टर हैं इनको हम क्या बोलते हैं? कंपोनेंट वेक्टर। इनको 5 और 5 को, या 1 + 2 + 2 + 5 को क्या बोल देते हैं हम? कंपोनेंट वेक्टर। क्लियर होगी? बड़ी आसान तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि स्प्लिटिंग ऑफ वेक्टर क्या होता है। नोट डाउन करेंगे इसको फटाफट से, जल्दी से नोट डाउन कीजिए। अब यहां पर डायग्राम देखिए आप, यहां पर आर वेक्टर किसके बराबर दिया हुआ है? यहां पर ए और ये बी वेक्टर दे रखा है। आपको पता है कि ये क्या चीज है आपकी? टेल है, और ये क्या है? हेड है। ये टेल है और ये हेड और हेड है। क्लियर? ट्रायंगल लॉ से फिर ये टेल है। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से आपने पढ़ा था कि जहां टेल टेल मिलती है और जो हेड हेड मिलता है वो क्या होता है आपका? आर होता है। और आर जो आएगा हमारा यहां पर क्या आएगा? ए + बी। मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में आपने ये समझा था। इसका मतलब जो हमारे पास ए वेक्टर है एंड बी वेक्टर है, क्या चीज है? ए और बी वेक्टर क्या है? दीज आर दी कंपोनेंट ऑफ आर। दीज आर दी कंपोनेंट्स ऑफ आर वेक्टर। मतलब हिस्से हैं, 2 हिस्से हैं। जो काम अकेला ये आर कर रहा था वही काम ये दोनों मिलके करेंगे। अब इसको कैसे समझते हैं, थोड़ा इसका भी मैं इंप्लीमेंट करता हूं। आपको हल्का सा डायग्राम बना के समझा रहा हूं, आप इसको फिक्स कर लीजिएगा अपने माइंड में। मान लीजिए यहां पर एक पर्सन था जो जिसने फुटबॉल को धक्का दिया, किस साइड? इस साइड। यानी उस इंसान का नाम क्या है? ए वेक्टर है। क्लियर? तो हमें पता है कि ए वेक्टर अगर होगा तो डेफिनेटली ये बॉल कहां जाएगी? इस डायरेक्शन में जाएगी। फिर हमने कहा कि एक इंसान ऐसा था जो धक्का कहां लगा रहा था? इस साइड। तो मेरे अकॉर्डिंग फुटबॉल कहां जाएगी? अगर ये अकेला लगता तो फुटबॉल इस साइड जाएगी। क्लियर? अगर अकेला लगता
लेकिन अगर ये दोनों वेक्टर इकट्ठे एक टाइम पे काम करें, दोनों वेक्टर इकट्ठे एक टाइम पे काम करें, तो फुटबॉल जो है आपकी, फुटबॉल आपकी इस तरह से चली जाएगी, इस डायरेक्शन में, जिसको हमने क्या बोल दिया, आर वेक्टर। ठीक, इसका मतलब अगर मान लीजिए एक इंसान यहां पर होता, यहां पर एक इंसान होता, तो वो डायरेक्ट यहां से धक्का लगाता तो डेफिनेटली बॉल यहां ना चली जाती, इस साइड में बिल्कुल चली जाती। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जो काम ये अकेला इंसान यहां पर बैठ के कर सकता था, वही काम दो अलग अलग इंसान, एक यहां पर बैठ के कर सकता है, एक यहां पर बैठ के कर सकता है। इसका मतलब काम ये अकेला भी कर सकता है, लेकिन इन दोनों को मिलाएं तो तब भी काम यही होगा। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा, और ये इसके पार्ट हो जाएंगे, ये दो पार्ट होंगे। अगर मैं कहूं अकेला बी वेक्टर इसको यहां पर पहुंचा देगा तो दैट इज नॉट पॉसिबल। क्लियर? तो दीज आर दी कंपोनेंट्स, ए एंड बी। कंपोनेंट का मतलब क्या है आपका, हिस्से। नोट डाउन कीजिए। अब देखिए आप, हम करना चाहते हैं रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर इनटू टू कंपोनेंट्स, दो हिस्सों में किसी वेक्टर को लेना। ठीक है, तो मान लीजिए कि वेक्टर हमारे पास ए वेक्टर है, ध्यान से देखिएगा, ये हमारे पास क्या है, आर वेक्टर दे दिया मैंने। क्लियर? आर वेक्टर ले लिया। अब आर वेक्टर को मैं दो हिस्सों में तोड़ूंगा, आर वेक्टर को मैं दो हिस्सों में तोड़ूंगा। तो मैं कहता हूं कि मान लीजिए पहला ये आपका डायग्राम 1 था, ये 1 डायग्राम मैंने ले लिया। यहां पर मैं दूसरा डायग्राम बनाऊंगा, ध्यान से देखिएगा कि एक आर वेक्टर आपका ऐसे ले लिया मैंने, ये तो आपका आर वेक्टर था। ठीक, आर वेक्टर यहां पर लेने के बाद हमने क्या लिया, हमें ये पता है बाय द ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन कि यहां पर आपका क्या होना चाहिए, ये आपका बी वेक्टर होना चाहिए, और ये क्या होना चाहिए, आपका ए वेक्टर होना चाहिए। क्लियर है ना ये बात? आपको पता होना चाहिए ए वेक्टर है और ये क्या है, बी वेक्टर है। अब हमें तो नहीं पता ना आर कितना है, आपको तो नहीं पता। मान लो 10 रुपीज आपके पास है तो दो हिस्सों में तोड़ना है। आपको सर एक काम करते हैं, मेरे पास तो 5 के दो आपके पास क्या है, सिक्के हैं, दो हिस्सों में डिवाइड करने का मेथड सिर्फ इसके अलावा कोई और है आपके पास? नहीं है ना। अगर मान लो आप कहते हो कि आपकी पॉकेट के अंदर 2 रुपीज के हैं, तो 2 रुपीज करोगे तो 5 हिस्से बन जाएंगे। बट यहां पर दो की बात की है मैंने, 2 की बोली है, इनटू 2 कंपोनेंट, तो दो ही आपके पास क्या है, सिर्फ दो ही 5-5 रुपए के दो सिक्के हैं। इसके अलावा तो आप 10 रुपए के दो हिस्सों में डिवाइड नहीं कर सकते। तो सेम हमें नहीं पता कि हमारे पास 10 रुपीज है, वी आर नॉट श्योर, क्योंकि आर का मतलब तो कुछ भी हो सकता है। आर का मतलब हो सकता है वो 50 रुपए दे दे आपको, हो सकता है वो 100 रुपए दे दे आपको। तो आपको क्या करना, जनरलाइजेशन लेना है। तो जनरलाइजेशन क्या है, ध्यान से देखिएगा, मैं एक कंपोनेंट ए का लेता हूं इस डायरेक्शन में, एक हिस्सा लेता हूं ए की डायरेक्शन में। ए की डायरेक्शन में कैसे लूंगा, मैंने ऐसे दिखा दिया, देख लीजिएगा, डॉटेड ले लिया मैंने। क्लियर? ये बन गया आपका एम ए वेक्टर। एम क्या आपका रियल नंबर है। क्लियर? हमें नहीं पता ना, देखो 5 रुपए, अब तो 10 रुपए है तो आपने 5-5 के दो बना दिए, पर एग्जाम में हमें क्या पता है वो 10 रुपए में पूछ रहा है या आपके 50 पूछ रहा है या आपके 100 पूछ रहा है। तो हमें तो जर्नल लेना है, जर्नल के लिए हमारे पास आर हो गया। अब हमने सोचा एक हिस्सा तो एम ए हो जाएगा, रियल नंबर के अकॉर्डिंग एन ले लिया, और एक हिस्सा इसी के डायरेक्शन में, बी के डायरेक्शन में मैंने ऐसे ले लिया। ध्यान से देखिएगा, ये बी ले लिया मैंने, ये बी वेक्टर इसके पैरेलल ले लिया, और यहां पर लिख दिया मैंने एन बी। ये कौन सा रूल लगाया मैंने, ये लगाया मैंने ट्रायंगल लॉ। क्लियर होगी? दैट इज ए ट्रायंगल लॉ। ऐसा भी हो सकता है, और दूसरा ऐसा भी तो हो सकता है डायग्राम। अगर हम तीसरा डायग्राम दें, बाय द पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, बता सकता है कोई आप में से? पैरेललोग्राम के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, डायगोनल क्या होता है आपका, डायगोनल आपका आर होता है। याद आ गया आप सभी को, डायगोनल क्या होता है, आर होता है। अब ये वेक्टर आपका ए है, इसी का एक कंपोनेंट लेना है, तो इसका मतलब ऐसे ही वेक्टर इसी की डायरेक्शन में लेना पड़ेगा। हो सकता है उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा हो। हमने क्या किया, हमने ऐसे ले लिया। दूसरा वेक्टर आपका कैसा है, बी है, ये बी ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा आपका एम ए वेक्टर, और ये क्या हो जाएगा एन बी वेक्टर। क्लियर बच्चे, सभी को क्लियर होगी ये बात? तो यहां से आप देखिए, आर वेक्टर जो होगा हमारा, आर वेक्टर यहां पर हमारे पास कितना आएगा, आर वेक्टर सभी को पता है कितना आएगा, एम ए वेक्टर प्लस एन बी वेक्टर। और एम क्या है आपका, जो हमारे पास एम है और एन है, यहां पर एम और एन क्या है, रियल नंबर्स हैं। ध्यान दीजिएगा, एम और एन जो क्या है आपके रियल नंबर है, क्योंकि आपने पहले भी सीखा था कि वेक्टर को स्केलर के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वेक्टर को रियल के साथ भी, रियल नंबर के साथ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये दो फार्मूले हमने किए थे, फार्मूला नहीं कहूंगा, एक डेफिनेशन ही कहूंगा, आपने पढ़े थे। तो यहां पर हमारे पास एम और एन क्या है, रियल नंबर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, कि मैंने क्या समझाया, ये एक मेथड है। ठीक, क्या
अब दूसरा क्वेश्चन अराइज होता है, देखो मैंने आपको एग्जांपल दिया 10 रुपीज का, तो आपके दिमाग में फटाक से एक चीज आ जाती है कि हाँ भाई 10 रुपीज के को दो हिस्सों में डिवाइड करने का एक ही रास्ता है, वो रास्ता क्या है, 5 और 5 के दो सिक्के। क्लियर? या 5 और 5 के दो नोट ले लिया आपने, ऐसा भी हम कह सकते हैं। ये तो तब था जब आपको मैंने 10 रुपीज का एग्जाम्पल लिया, वो तो मैंने मैथ में एग्जाम्पल लिया। पर मान लीजिए सपोज आप छोटे से बच्चे हैं, अभी आप सिर्फ आपका बर्थ हुआ है, आप सिर्फ बोलना ही सीखे हैं, आपको करेंसी के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, और मैं आपके पास कह दूं कि ये पकड़ो 10 रुपीज के दो हिस्से हैं, ठीक, तो आपने मान लिया। लेकिन अगर कोई समझदार सा बच्चा होगा क्या वो उसके दिमाग में क्या है, क्या इसके अलावा भी कोई और मेथड हो सकता है क्या, 10 के सिक्कों 10 को दो हिस्सों में डिवाइड करने का कोई और रास्ता भी हो सकता है? तो मैं बोलूंगा नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या हो गया, वो नहीं हो सकने का मतलब यूनिकनेस, दैट इज कॉल्ड यूनिकनेस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्या हो जाएगा वो, यूनिकनेस हो जाएगा, ठीक, यूनिकनेस। तो इसका मतलब क्या हुआ, यूनिकनेस को हम फॉलो करते हैं। मान लीजिए ये रब कर रहा हूं मैं, फिलहाल यहां तक नोट कर लिया, ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, हमने इसको मान लिया इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए इसको, मैंने लिख दिया इक्वेशन फर्स्ट, नोट डाउन कीजिए इसको फटाफट से, दैट इज कॉल्ड इक्वेशन फर्स्ट, ठीक। अब मैं रब कर रहा हूं इस इक्वेशन को यहां से फर्स्ट को, और डायग्राम भी मैं क्या कर रहा हूं, सपोज अब दूसरा बच्चा है, वो कहता है सर एक काम करते हैं, इसका एक रास्ता और भी हो सकता है। मैं पूछता हूं कौन सा रास्ता, वो कहता है मैं क्यों लूं एम, हो सकता है 10 को डिवाइड करने का कोई और रास्ता भी हो। तो मैं कहूं कौन सा रास्ता, वो कहता है जी एक काम करते हैं, यहाँ एम प्राइम लगाते हैं, यहाँ पर एन प्राइम लगाते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है। वो कहते हैं यहाँ पर भी एम प्राइम लगाते हैं, एन प्राइम लगाते हैं, ठीक है, इट्स ओके। तो क्या होगा फिर उसके अकॉर्डिंग होगा आर प्राइम इज इक्वल टू एम प्राइम ए प्लस एन प्राइम बी प्राइम। क्लियर हो रही है बात? क्लियर हो गई है बात? अब देखो ये इक्वेशन होगी आपकी कौन सी, इक्वेशन सेकंड। मुझे ये बताइए है तो 10 रुपीज, चाहे आप इसको इस तरीके से करो चाहे उस तरीके से करो, 10 इज इक्वल टू 10 ही रहेगा। इसका मतलब जो आर है आपका इक्वेशन फर्स्ट में और इक्वेशन 2 में दोनों तो सेम है, 10 रुपीज तो चेंज नहीं होने वाले। लेकिन आप तो कौन सा रास्ता ढूंढ रहे हैं कि क्या 10 रुपीज को दो हिस्सों में डिवाइड करने के क्या कोई दो रास्ते भी हो सकते हैं? तो मैं कहूंगा चेक कर लेते हैं। चेक करेंगे कैसे? फर्स्ट इक्वेशन में आर और सेकंड इक्वेशन में आर क्या है, बराबर है। तो इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन 2, मैं रब कर रहा हूं इसको, इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन 2। ध्यान से देखते हैं, हम लिखते हैं यहां पर इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन 2 लिखते हैं अगर हम, तो यहां पर कितना आएगा, एम ए प्राइम प्लस एन बी प्राइम दैट इज इक्वल टू एम प्राइम ए वेक्टर प्लस एन प्राइम बी वेक्टर। समझ में आया सभी को? क्या समझ पा रहे हैं आप सभी? जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां पर हमारे पास एम ए प्राइम प्लस एन बी प्राइम, सॉरी एम ए प्राइम प्लस एम प्राइम ए वेक्टर प्लस एन प्राइम बी वेक्टर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? ये इक्वल टू क्यों लिखा? क्योंकि आर इज इक्वल टू क्या है। अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो मैं यहां लिख देता हूं, आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या है, आर वेक्टर इक्वेशन 1 में आपकी ये बनेगी, इक्वेशन 2 में आपकी ये बनेगी। क्लियर? अब मैं ऐसे कर रहा हूं, m माइनस एम प्राइम ए वेक्टर, क्लियर, ये चीज क्लियर हो रही है, प्लस n माइनस एन प्राइम बी वेक्टर इज इक्वल टू 0। क्लियर? क्या मुझे ये बताओ, जो मैंने ए वेक्टर लिया था डायग्राम फर्स्ट में, क्या 0 था? वो 0 वेक्टर क्या होता है पता है? जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो, 0। समझ पा रहे हो? 0 वेक्टर क्या होता है? जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, 0 हो। और जब मैंने पहला डायग्राम बनाया था यहां पर, तो ए वेक्टर जो आपने इतना सा तो नजर आ रहा था आपको, ए वेक्टर छोटा सा तो नजर आ रहा था, क्या वो 0 मैग्नीट्यूड इसका? तो नहीं है। इसका मतलब ये चीज जो है आपका ये वाला वेक्टर है, मैं थोड़ा सा यहां पर कर रहा हूं, दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर आर नॉन जीरो वेक्टर। ये क्या हो जाएंगे आपके? नॉन जीरो मतलब इसका मैग्नीट्यूड क्या है? 0 नहीं है। तो इसका मतलब अगर इक्वेशन ये आपकी क्या है, यहां से देखें तो ये क्या है आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, और ये क्या है आपकी राइट हैंड साइड है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड को अगर 0 बनना है, सेटिस्फाई करना है, तो डेफिनेटली आपके पास क्या होना चाहिए? ये तो 0 हो नहीं सकता, ये भी 0 नहीं हो सकता। इसका मतलब ये दोनों ये वाली चीज, ये प्रोडक्ट जो है ये 0 हो सकता है या ये 0 हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, 0 पुट करके देखते हैं इन दोनों को। तो दिस इंप्लाइज दिस इक्वेशन कैन बी सेटिस्फाइड ओनली एंड ओनली इफ m माइनस m प्राइम इज इक्वल टू 0 और साथ में ऐड आएगा n प्राइम इज इक्वल टू 0। तो यहां से कितना आ जाएगा, m इज इक्वल टू m प्राइम और n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, n
प्राइम। तो क्या मतलब है इसका कि हमेशा m तो m प्राइम के बराबर ही होगा, n प्राइम के बराबर होगा। तो इसका मतलब r के जो दो इक्वेशन बनाई थी वो अपने आप में दोनों क्या है, एक ही इक्वेशन बनेगी, सेम इक्वेशन बनेगी। तो इसका मतलब क्या है, देयर इज ओनली वन वे टू रिजोल्व a vector r into two components. Clear? Only one way is there to divide the component of to resolve to resolution of the vector, that is r vector, into two component. तो carry on this one, write down on your copies. अब आपका आता है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इन प्लेन। ध्यान से देखिए, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, कंपोनेंट तो आपको पता ही है कि जब एक वेक्टर को दो या दो से ज्यादा हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, जो हिस्से होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कंपोनेंट्स। लेकिन अगर वो दो हिस्से एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएं, यानी हमें कुछ वेक्टर को इस तरह से तोड़ना है कि दो हिस्से एक दूसरे के क्या हों, परपेंडिकुलर हों, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, दैट इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। कैसे समझेंगे इन चीजों को, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए हमारे पास एक आर वेक्टर है, ध्यान से देखिएगा इसको, एक आर वेक्टर है, ये हमने ले लिया आर वेक्टर। क्या है ये आपका आर वेक्टर, ये इसकी टिप है, क्लियर, यानी टेल है, क्लियर। इस टेल पे ध्यान दीजिए, इस टेल पे क्या करना है आपने, प्लस बनाना है। प्लस का मतलब जानते हैं ना, मैथ में जो प्लस होता है, मैंने ये प्लस बना दिया, पर ध्यान दीजिएगा प्लस बिल्कुल अच्छा बनना चाहिए, स्ट्रेट, बिल्कुल बढ़िया तरीके से। अब इस प्लस को जो अगर हम ध्यान से देखें, इस प्लस को मैं आगे लेके जा रहा हूं, क्लियर, ले गया। ऐसे ही इसका जो हॉरिजॉन्टल था, ये वाला हॉरिजॉन्टल को आगे ले गया, और इसको भी आगे ऊपर ले जाता हूं मैं, क्लियर। ये कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस, और ये कौन सा एक्सिस है, वाई एक्सिस। इसको मैंने मान लिया ओरिजिन, क्लियर। अब मैं इस टिप पे जाता हूं, ये वाला जो टिप है, इस टिप पे भी मैं क्या लेता हूं, प्लस लेता हूं, ले लिया मैंने प्लस। इस प्लस पे लेने के बाद मैं इस प्लस से इस वर्टिकल लाइन से, इस प्लस की जो वर्टिकल लाइन है नीचे की तरफ यहां पर काट देता हूं। तो मैं कहता हूं कि मान लीजिए ये पॉइंट आपका P है, ये आपका S है, ऐसे यहां से इसके जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इससे भी मैं क्या लेता हूं, क्लियर। मान लीजिए ये ले लिया आपने, Q ले लिया, क्लियर। अब O से P तक का जो डिस्टेंस है मैंने ले लिया, वो क्या है आपका AX है। सॉरी, इसको अगर मैं A ले लेता हूं, R की जगह मैंने क्या ले लिया, इसको A वेक्टर ले लिया, तो ये AX मान लिया। ऐसे O से Q मैंने क्या मान लिया, AY मान लिया, क्लियर। अब आपको समझना है यूनिट वेक्टर की इंपॉर्टेंस को। मान लीजिए एक आदमी था, वो O पॉइंट से P पॉइंट तक पहुंचा, O से P तक कितनी दूरी तय की उसने, AX दूरी तय की। AX हम लोग 2 मीटर होगी मान लीजिए, लेकिन किस डायरेक्शन में तय की और कितनी की, ये एक प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। मैंने आपको बताया था कि यूनिट वेक्टर का काम क्या होता है, ओनली मैग्नीट्यूड, सॉरी ओनली डायरेक्शन देना, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो यहां से O से वो P की तरफ जा रहा है, कौन जा रहा है, कौन जा रहा है, कोई इंसान जा रहा है, लेकिन उसकी डायरेक्शन कौन देगा, यहां पर बैठा हुआ एक बुजुर्ग इंसान। उस बुजुर्ग इंसान को हम क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर, जिसके सर पे क्या है, एक कैप है। तो इसका मतलब यहां तक की अगर हमें बात करनी है तो यहां पर एक वेक्टर होगा जिसका नाम है आई कैप। सिमिलरली यहां पर भी एक वेक्टर होगा जिसका नाम है जे कैप, क्लियर। तो ए वेक्टर जो होगा हमारा, ए वेक्टर जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, AX इंटू आई कैप, AY इंटू में जे कैप। ये बन जाएगी आपकी क्या, वेक्टर फॉर्म, दैट इज कॉल्ड वेक्टर फॉर्म। क्लियर है ये चीज, क्या बन जाएगी, ये वेक्टर फॉर्म। अब बात करते हैं कि AX, आप समझ रहे हैं ना, आपको AX जो हमने लिया था, AX वेक्टर बेसिकली क्या है। वैसे देखा जाए तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको अगर आपको यहां पर विजिबल हो रहा तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, A वेक्टर इज इक्वल टू AX वेक्टर प्लस AY वेक्टर। और AX वेक्टर किसके बराबर होगा, AX इंटू में यूनिट वेक्टर। AX क्या है, इसकी मैग्नीट्यूड, और इसकी डायरेक्शन कौन देगा, यूनिट वेक्टर देगा। क्लियर, यहां तक क्लियर होने के बाद अब बात करते हैं हमने AX ले लिया। अब AX जो हमारा है, देख लीजिए ये एंगल तो थीटा होगा ही होगा, आपको भी पता है ये एंगल कितना होगा, थीटा होगा। तो अगर मुझे कोई कहे AX की वैल्यू फाइंड आउट करो, AX की वैल्यू फाइंड आउट करो, तो AX की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप खुद सोचिए क्या होगा, AX डिवाइड बाय A। AX तो ये हो गया, A का मैग्नीट्यूड ये हो गया, तो ये क्या है आपका बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो कितना हो जाएगा, कोसाइन ऑफ थीटा। तो AX की वैल्यू कितनी आ जाएगी, A कोसाइन थीटा। क्लियर, A कोसाइन
थीटा। सिमिलरली हम बात करें ए वाई डिवाइड बाय ए दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, साइन थीटा। क्लियर? साइन थीटा क्यों आएगा, क्योंकि ये एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो अगर मान लो मैं कहूं कि ए वाई निकालना है, ए वाई डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, तो ये क्या हो जाएगा आधार और बटे में क्या आ जाएगा आपका हाइपोटेन्यूज, यानी बेस बटे में हाइपोटेन्यूज। फिर अगेन क्या हो जाएगा, देखा जाए तो यहां पर हो जाएगा आपका cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा, और cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा अगेन साइन थीटा। क्लियर होगी ये बात, क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा। तो यहां से हमारे पास जो ए वाई आएगा वो कितना आएगा, ए साइन थीटा। नोट डाउन करेंगे इसको भी, क्या आ जाएगा ए साइन थीटा आ जाएगा। क्लियर होगी बात, ए साइन थीटा। अब बात करते हैं, नोट डाउन कीजिए पहले इसको। अब बात आती है आपकी इस ट्रायंगल की ओपीएस। ओपीएस ट्रायंगल के अंदर अगर देखें हम, ओएस का स्क्वायर इज इक्वल टू ओपी का स्क्वायर प्लस पीएस का स्क्वायर। तो यहां पर हमारे पास क्या आएगा, ओएस की वैल्यू कितनी है आपकी, ओएस की वैल्यू कितनी है, ए वेक्टर है वैसे देखा जाए, लेकिन इसकी जो मैग्नीट्यूड होगी, क्योंकि हम मैथमेटिक्स यूज कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड कितना होगा इसका, ए होगा। सिंपली अगर हम यहां से यहां तक की बात करें, यहां से यहां तक तो कितना मैग्नीट्यूड है एक्स, और यहां से यहां तक की बात करें तो कितना मैग्नीट्यूड है ए वाई। तो ओपी किसके बराबर होगा, ए एक्स के बराबर, और ए पीएस किसके बराबर होगा, पी एस, पीएस जो होगा वो किसके बराबर होगा, ए वाई के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, ये चीज क्लियर होनी चाहिए आपको। अब बात करते हैं हम टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा क्या होता है आपका, टेंजेंट थीटा की बात करें अगर हम, टेंजेंट थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है आपके पास, पीएस, बेस क्या है आपके पास, ओपी, तो पीएस क्या है आपके पास, ए वाई है, और ये किसके बराबर है, ए एक्स के बराबर है। तो टेंजेंट थीटा किसके बराबर आ जाएगा, ए वाई डिवाइड बाय ए एक्स। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही, इस चीज की प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि अंधेरा हो रहा है एंड इट इज क्वाइट डिफिकल्ट टू मेक द video lecture on this further number of articles are there, but still I'm stopping that, क्योंकि अंधेरे के कारण आपकी शायद वीडियो क्लियर ना आए। तो इतना ही कीजिए। थैंक यू वेरी मच।